तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन महासंग्राम छिड़ा है दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी। पूरे दिन के घटनाक्रम को उठाकर देखा जाए तो दो मुद्दों को लेकर जबरदस्त विवाद इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। एक तरफ बयानबाजी और विवाद हिजाब पे छिड़ा हुआ है। जी हां, कर्नाटक से उठी हिजाब की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक लगाई, मतलब धार्मिक परिधान पर रोक लगाई स्कूल कॉलेजों में, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया है और उसे लेकर उत्तर प्रदेश में भी कई जगह प्रोटेस्ट हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने हिजाब पहनकर प्रोटेस्ट किया, तो तस्वीर प्रयागराज और जौनपुर से भी सामने आई, जहां पर हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर लगा वो गंभीर आरोप है, जहां पर एक दलित लड़की की हत्या और उनके ही प्लॉट से उसका शव बरामद होने से जुड़ा हुआ मामला है। बीजेपी ने इस मुद्दे को तूल दे दिया है, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है और कहा है कि देखिए, सपा से जुड़े हुए जो मंत्री और नेता है उनके बेटे किस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो ये लोग उत्तर प्रदेश को क्या संभालेंगे, ये लोग उत्तर प्रदेश में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सामने रखेंगे, आप समझ लीजिए। तो दो महत्वपूर्ण विवादों से जुड़े हुए संदेश सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता के बीच में रख रही हैं और इसी पर चर्चा होगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि बरेली के मन में क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा 2017 से, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चर्चा करेंगे तमाम गेस्ट से, आपको मिलवाएंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। यूपी में हिजाब की एंट्री कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। उन्नाव कांड पर सियासी संग्राम। 2 महीने से भैया सीओ साहब को भी पता था, इस पटक साहब को पता था कि दजोल सिंह ने मेरी लड़की को मार के आश्रम में गाड़ दिया। हमसे कहने लगे कि जैसे तुम्हें पता चले तुरंत हमें बताओ। हमारे हस्बैंड को वहाँ ले गए आश्रम प्रेम नारायण दीक्षित, उन्होंने पूरा वेल्डिंग खोल के दिखा दिया और एक 3 मंजिल की कोठी खड़ी थी वो नहीं दिखाई। पिता समाजवादी, बेटा समाजघाती। 22 साल की युवती जो दलित समाज से है, उसका शव समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे के प्रॉपर्टी से बरामद हुआ है। इस मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया का इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और न्याय की मांग करते हुए आत्मदाह की भी कोशिश अखिलेश यादव जी के सामने की थी, परंतु अखिलेश यादव जी ने उनकी अनदेखी की। समाजवादी नेता पर सवाल, इसलिए सन्नाटा। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है। आरोपी का दल देखकर अपना दिल देखेंगे। हमारी बेटी 62 दिन से गई थी। अभी जानकारी मिली कि हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी तब प्रेम नारायण दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। इसमें बहुत हम लोग लगे हुए थे, लगातार इसकी डेली मॉनिटरिंग होती थी, डेली इसके ऊपर बैठकें होती थी और यहाँ से लेकर के बड़े अधिकारी तक सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग गहन रूप से कर रहे थे और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इसको बिना किसी ठोस सबूत के भी तहकीकात करके और आज इसको ढूंढ निकाला है। 2 लोग प्रकाश में आए हैं और आगे जो भी तहकीकात में आएंगे उसको हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 18 का खास शो चुनाव एक्सप्रेस बरेली से लाइव। तो अब बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के प्लॉट से जब लड़की की लाश बरामद हुई उसके बाद भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कह दिया है कि बाप समाजवादी और बेटा समाजघाती। तो इस तरह के बड़े आरोप एक बार फिर से सपा को घेरने की कोशिश बीजेपी ने की है। आइए, तमाम गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इस सब पे चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोंटी शुक्ला जी हैं,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केबी त्रिपाठी हैं, महेंद्र पाल सागर बसपा से हमारे साथ हैं और शाने आलम अंसारी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से मोंटी शुक्ला जी। सपा के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह, उनके प्लॉट से एक दलित लड़की की लाश बरामद होती है, जिसकी मां इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि बेटे हैं फतेह बहादुर सिंह के। अब सवाल यह उठ रहा है कि भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना दिया और कह दिया है कि पिता समाजवादी तो बेटा समाजघाती। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आप बनाना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर एक जो बेसिक बात है वो जानकारी की कि जब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मतलब जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही अगर कोई गलत काम करेगा तो कभी भी अपने प्लॉट पे क्यों लाश को रखेगा, ये प्रोपोगंडे की बात है। और नहीं, वो जो प्लॉट है उसको खोद करके निकाली गई है वो सड़ी गली लाश, वो तस्वीरें सबने देखी हैं और आप कह रहे हैं उसमें भी आप पेच ढूंढ रहे हैं कि कोई अपने प्लॉट में क्यों ठिकाने लगाएगा। ये तो बेसिक बात है, कोई भी चोरी करके अपने घर पे नहीं रखता है। जो भी घटना है तो आप कहना चाहते हैं कि वो प्लॉट ही फतेह बहादुर सिंह का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन झूठी है? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो होगा दोषियों से सजा मिलनी चाहिए। इतनी विभत्स घटना जो हुई है इसमें जो भी दोषियों से सजा मिलनी चाहिए। आरोपी की निशानदेही पर ही डेड बॉडी बरामद की, आपको बता दूं। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। ये चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा कुलदीप सेंगर का पक्ष लेते हैं, मगर जब न्यायालय ने उन्हें दोषी करार करके जेल भेज दिया उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट देकर भी चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता से ले लेती हूँ। देखिए, आज इतना बड़ा कांड हुआ, खुद मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि जो दलित की बेटी है उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ और आशंका ये जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद क्या ये हत्या की गई थी। अब स्लाइड्स भी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भेजी गई है जांच के लिए। तो जब ये मुद्दा आपने सपा पर डाला तो उन्होंने आपके भी कुछ नाम ले दिए। देखिए, समाजवादियों से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? उनके प्लॉट खो दिए, लाशें निकलती हैं, उनके घर के बाथरूम खो दिए, वहां से रुपए निकलते हैं, उनके यहाँ की फैक्ट्रियां खो दिए, वहां से बदबूदार इत्र निकलता है। निश्चित रूप से जितने अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी में जो गुंडे हैं, कहलाते ना गुंडा, जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा गुंडा। निश्चित रूप से इनके प्लॉटों में ऐसे ही शव मिलेंगे, और क्योंकि ये उस लड़के की निशानदेही पे मिला है, पुलिस ने उसको पकड़ा है और उसने बताया कि मेरे प्लॉट में लाश पड़ी है। ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन जैसे कि सही बात यही है कि जो भी इस वक्त बाबा का बुलडोजर चल रहा है और अपराधी को बिना ये देखे हुए कि कौन क्या कर रहा है, हर अपराधी को सजा मिलनी तय है। ठीक है, ये बताइए मोंटी जी, अब जब आप अजय मिश्रा टेनी का जिक्र करेंगे तो वो फतेह बहादुर सिंह का जिक्र करेंगे? जब टेनी जी का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटे ने गलती करी, पिता से क्या मतलब है। अब वही बात निकल के आ रही है। मैं कह रहा हूं जो भी दोषी है इतने विभत्स घटना में उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए। किसी मुद्दे को लेकर इस तरीके से राजनीति करने की बात है। अजय मिश्रा टेनी के मामले में भी तो न्यायालय काम कर रहा है, फिर आप वहां क्यों उंगली उठा रहे हैं? बता रहा हूं ना आपको, अजय उसमें वीडियोज वायरल है, सबके सामने बात है, उसके बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो न्यायालय अगर जमानत देता है तो वो तो केस और सबूतों के आधार पर ही देता है ना, उस पर हम आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? हम न्यायालय पे सवाल नहीं उठा रहे। अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जब तथ्य आएंगे तो मुझे न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि उसे करेंगे। मगर जो मुख्य बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जो एक तरीके का प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया उत्तर प्रदेश में, उससे ध्यान भटकाने के लिए किसी भी चीज को नहीं, वो तो महिला सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, इसका भी जिक्र करते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता से भी हम इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज मायावती जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है, फतेह बहादुर सिंह के प्लॉट से जो लाश बरामद हुई है। तो कांग्रेस की चुप्पी क्यों है इस पर? कांग्रेस की बिल्कुल भी चुप्पी नहीं है। कांग्रेस हमेशा कोई भी अपराध हो उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी बात हो रही थी कि टेनी मिश्रा के संबंध में क्यों ऐसा है, अजय मिश्रा टेनी देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंडर में सारी एजेंसियां, देखिए, संवैधानिक पद पर कोई राज्य स्तर पर रहा हो या केंद्र स्तर पर रहा हो, ठीक है, वो कोई रियायत वाली बात नहीं है। क्राइम हुआ है, माननीय न्यायालय अगर किसी को अपराधी मानता है, दोषी मानता है, तो सजा होनी चाहिए।
सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैडम, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है। प्रियंका जी को 70 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकारी एजेंसियों को फ्रंटल बना के यूज कर रही है। तो विपक्ष का आरोप यह है कि आज भी जो हो रहा है, क्या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? नहीं, एक सड़ी गली लाश एक लड़की की प्लॉट से निकाली जाती है, तो इसमें क्या प्लांटेड ढूंढ रहे हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लाशों पर ही होती है। इन्होंने कोरोना में लाशों पर राजनीति की। नहीं, आप इस मामले में जांच की बात क्यों नहीं कहते कि एक लाश प्लॉट के अंदर पहुंची कैसे? आप तो उसमें भी उसको क्या किसी ने अलग से लाकर गाड़ दिया? वहां पर जांच करेगी। जांच के लिए कौन बैठा है? प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, सारी एजेंसियों में आपके अपराधी मंत्री। आप न्यायिक जांच की मांग करिए। देश का गृह मंत्री तड़ी पार है। ऐसी इस तरह के आप शब्द इस शो पर नहीं चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। मायावती जी ने फौरन इस पर रिएक्ट किया और कहा कि दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप सबके तर्क सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल में बहन जी, फोन साइलेंट कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बहन जी ने सबसे पहले ट्वीट किया और सपा और बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक ने रात में लाश जलाई दलित की और एक के प्लाट में लाश पकड़ी गई सड़ी गली, और ये दोनों सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा करके सरकार बनाना चाहती हैं। इसके अलावा इन पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने अपनी कहानी जो है 5 किलो 15 लाख से स्टार्ट की थी और 5 किलो चावल और गेहूं पे ला करके खत्म की है। सिर्फ इनके गुमराह करने के अलावा कोई इनके पास ठीक है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी गुमराह कर रही है। ये बताइए, बसपा ने तो कह दिया है सरकार चाहे सपा की हो या बीजेपी की हो, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? दूसरे चरण का मतदान जो है वो करीब आ रहा है। ऐसे में इतने बड़े कांड का खुलासा हो जाना, और बीजेपी ने इसको जिस हिसाब से इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, अब न्याय की मांग उठ रही है उस लड़की के लिए। मैडम देखिए, सभी लोग ना एक ही थाली के सट्टे पट्टे हैं। पिछले 70 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता अंधेरे में रहती आई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प निकल कर आई है। हिंदुस्तान के इतिहास में आम आदमी पार्टी एक लौती पार्टी है जिसमें कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ता। आप सपा का कैरेक्टर उठाइए, आप बीजेपी का कैरेक्टर उठाइए, आप कांग्रेस का कैरेक्टर उठाइए, आप बीएसपी का कैरेक्टर उठाइए, सब अपराधी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई अगर बीएसपी में कोई भी होता है तो तुरंत, जैसे एमपी को बहन जी ने खुद अपने निवास से पकड़ाया था। बसपा में आपने आपराधिक छवि को लेकर आरोप लगाया ना, वो उसी का काउंटर कर रहे हैं। मैडम लेट मी कंप्लीट माय टॉक। तो सभी ये लोग अपराध, सभी एक ही थाली के सट्टे पट्टे, सभी का एक ही कैरेक्टर है। लेकिन अब जनता को एक बेहतर विकल्प मिला। ये एक आम आदमी पार्टी है जहां आप एक केस अपराधी कैंडिडेट के खिलाफ दो, कैंडिडेट को निकालने का काम पार्टी करती है। तो आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि बेहतर विकल्प है, और अगर किसी भी कैंडिडेट पर कोई आरोप लगता है तो पार्टी खुद ही कार्रवाई करती है। ये बताइए, इन्होंने सबको आरोप लगा दिया है कि जिसके प्रत्याशी आपराधिक छवि पर के हैं, सब पर मामले चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी फौरन कार्रवाई करती है। देखिए, ये सब कहने की बात है। हम सबको याद है कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाते हुए कौन से मंत्री पकड़े गए थे। इसलिए ये बेकार की बातें हैं कि जो भी कहा है, लेकिन सही बात है, एक बहुत खराब घटना हुई है। और निश्चित रूप से चाहे वो फतेह बहादुर हो, चाहे गायत्री प्रजापति हो, ऐसे में अनेकों नाम गिना सकता हूं जो अपराधी हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे थे। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये, इतना गंभीर विषय चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हूटिंग और हंस रहे हैं। ये उनको छोड़ दीजिए, माइक आपके सामने, आवाज आपकी जाए। ये संस्कार के खिलाफ है, ये संस्कार नहीं है। और मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब हाथरस में एक बेटी को सनातन धर्म की नीतियों के खिलाफ जाके एक बच्ची को, जिसका बलात्कार होता है, जो उसकी दिल्ली में डेथ होती है, उसके बाद उसको जला देने का काम प्रशासन करता है, यही आदित्यनाथ की सरकार है। कैसे ये योगी हैं, कैसे सनातन धर्म जानते हैं? ठीक है, मुझे लगता है अब जनता से सवाल पूछना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, और आज जो ये बड़ा मामला हुआ है, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के प्लॉट से जो लड़की की लाश बरामद हुई है, उसे एक बड़ा मुद्दा भाजपा ने बनाया, और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह रहेगा सपा की सरकार में, उसको उससे जोड़ा। एक मिनट, सबसे पहले बताइए, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है कि आम जनता है? स्पष्ट होना चाहिए। ये लाल मफलर है ना, तो लाल रंग मुझे लगा सपा तो नहीं। लाल रंग क्रांति का रंग है। लाल रंग क्रांति का 700 किसानों की हत्या करा दी बीजेपी ने कृषि कानून के लाके। पहले लॉ एंड ऑर्डर पर बोलिए, सुनिए बात, लॉ एंड ऑर्डर पे बोलिए पहले, मैं एक एक करके आऊंगी। देखिए मैम, होता क्या है, ये सपा वाले हैं जो बात कर रहे हैं बहन बेटी की इज्जत की, ये मैम है ही ऐसे
इनके घर में खुद बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अपर्णा यादव सपा छोड़ के भाजपा में आई। मैम दूसरी बात, और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैम इन लोगों की जो संस्कार हैं, इन लोगों की जो पद्धति है वो ऐसी है। इनके जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्हें पूछते हैं दद्दा कहते हैं, वो खुद यही कहते थे कि कोई बलात्कार कर दिया किसी लड़के ने तो गलती हो गई, गलती हो गई। इनके यहाँ मैम बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और कोई सवाल पूछना चाहता है? और कोई सवाल पूछना चाहता है? किसको सवाल पूछना है? मैडम सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुद्दे चल रहे हैं खाली फालतू के, बेरोजगारी पे मुद्दा कोई नहीं आ रहा है, इसके लिए एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा फेल हुआ है। दंगे अगर सबसे ज्यादा भड़काए गए तो इसी पार्टी की सरकार में। नहीं, वो तो कहते हैं 2017 से लेके आज तक कोई दंगा भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है। कुछ महिलाओं से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फातिमा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि चुनावी वक्त में 4-4 घंटे मन की बात कहने वाले आज सरेआम मुल्क की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनकी इज्जत से। मोदी जी खामोश क्यों हैं? ये जुमलेबाज पार्टी है। मैं क्या खिलवाड़ हो रहा है? थोड़ा स्पष्ट करके बताइए, प्रकाश डाल के बताइए। तमाम मुल्क में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सूबे के तमाम जिलों में महिलाओं के साथ किस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। अब आपने तमाम मुल्कों की बात करी है, मैं यहाँ से तमाम मुल्कों से जोड़कर एक और फातिमा जी आपके माध्यम से प्रश्न अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखूंगी। हिजाब को लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है, नहीं चल रही है? ठीक है, कई मुल्कों ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना है, ठीक है, लेकिन यहाँ लड़कियां क्या कर रही हैं? हिजाब डाल के प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक मूवमेंट ये चल रहा है कि पहले किताब फिर हिजाब। आपका क्या मत है? ऐसा है मैम, ये लोग जो हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ये सब बिके हुए लोग हैं और कोई बात कौन किसकी बात कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। मुस्लिम मुल्कों ने भी इस्लाम का हिस्सा नहीं माना है, मैंडेटरी नहीं माना है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सब महिलाओं की स्तर की बात कर रही हूँ मैं। जिस तरीके से उन्होंने माहौल को काबिज करने का काम किया है, जुमलों से पार्टी नहीं चलती है, दलाली करने से विकास नहीं होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है तब जाके इतिहास बनता है। अच्छा, बस एक बात का जवाब दे, एक बात का जवाब दे दीजिए। स्कूल कॉलेजों में हिजाब ज्यादा जरूरी है कि किताब ज्यादा जरूरी है? धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन स्कूल कॉलेजों में कितना सही है? मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए सिख धर्म में अगर पगड़ी बांध कर आते हैं तो उससे क्या समस्या है? आप मुझे बताइए। आप हिंदू कम्युनिटी में हमारी बहनों की बात कर लीजिए, अगर वो तिलक लगा कर आती है, तिलक यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। कोई राम नामी चादर पहन कर आता है क्या? कोई राम नामी चादर पहन कर आता है क्या? मैंने भी देखा है मैम, मैंने भी देखा है। इसलिए जो है वो मुद्दे की बात की जाए तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हिजाब को कौन लेकर आया? उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हिजाब का क्या काम? बताइए। ऐसा लग रहा है हर सियासी पार्टी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है, अपने अपने तरीके से जो है इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्त्री सशक्तिकरण की बात करती है। जिस जमाने में वीमेन इक्वलिटी की बात की जाती है, जिस वक्त हम ग्लोबली भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हो, वहां पर हम औरतों को हिजाब में और बुर्के के अंदर कैद करके रखें, ये कहीं की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हमेशा से औरतों के स्वतंत्रता की बात। ठीक है, आप प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, बताइए सपा का क्या स्टैंड है? आप चुप्पी साधेंगे कि इस बहाने कम से कम चलो महिलाओं को आगे करके हो सकता है कोई पोलराइजेशन हो जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी इस तरीके की राजनीति नहीं करती कि पोलराइजेशन की। बेसिक बात यह है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या करेंगे, हमारा अपना निजी है। लोकतंत्र में और संविधान में हमें अधिकार मिले हैं। बिल्कुल, और हिजाब से सरकार ने नहीं रोका, हिजाब पर रोक सरकार ने नहीं लगाई, लेकिन स्कूल कॉलेज का अनुशासन और नियम तो मानना पड़ेगा ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादाएं हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जय जयकार करना जानते हैं, उनके संस्कार को भूल चुके हैं, उनकी मर्यादा को भूल चुके हैं। आप महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लड़की हिजाब में है या किसी भी परिधान में है, क्या उस पर जय श्री राम के नारे लगाना संस्कारी है? नहीं, उस लड़की के लिए भी कहा जा रहा है कि उसने अचानक ही हिजाब में आना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि वो हिजाब पहनकर रोज कॉलेज या स्कूल आती थी। उसने जनवरी से अचानक हिजाब पहन के आना शुरू किया। तो एक ने धार्मिक परिधान का प्रदर्शन किया तो दूसरे भी उसी पर उतर आए। इससे तो अशांति फैलती है ना। ये कोई विषय नहीं है कि उसने कब से हिजाब पहनना शुरू करा, ये उसका निजी विषय है। मगर क्या लड़की को घेर के जय श्री राम के नारे लगा के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम खराब करना चाहिए? लोग इन लोगों से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, मान
लीजिए, एक मिनट शांति। मान लीजिए हिजाब पहनकर कोई लड़की आई तो क्या उसके पीछे इस तरह से बुली करना, उसके पीछे चीखना चिल्लाना, उसको दौड़ाना सही है क्या? जैसा अभी बड़ी बहन बता रही थी कि महिलाओं की बड़ी बहन बता रही थी महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत पहले किताब फिर हिजाब, आप समर्थन करते हैं इसका? पहले हिजाब करेंगे ये किताब की बात हो रही है, पहले किताब फिर हिजाब, इसका समर्थन करते हैं? एक बात बता दीजिए आप, जब कॉलेज जाते हैं हम लोग तो हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ ये बातें क्यों की जाती है कि हिजाब ये हमें पढ़ाई क्या मिली है, बताइए रोजगार क्या मिली, विकास कितना हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, विकास पर बात होनी चाहिए, प्रोग्रेस पर बात होनी चाहिए, पहले हाथ में किताब होनी चाहिए। मैं विकास पे आऊंगा तो अभी आज ही की घटना है, अलीगढ़ के सपा के जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं उनके बेटे ने, आज पता करिएगा, उनके बेटे ने ही रेप किया है, आज ही की घटना है, तो क्या यही विकास करेंगे दोबारा से सरकार? मैं दूसरा बड़ी बहन बता रही थी महिलाओं की और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, नहीं, ये इनके लोग कर रहे हैं, इनके लोगों के यहाँ सपा के लोगों के प्लॉट में लाशें कर रही है। जिला उपाध्यक्ष के बेटे ने रेप कर दिया मैम, ये सपा वालों सुरक्षित नहीं है मैम। गंभीर आरोप। एक और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चर्चित है मैम। जैसे कि हिजाब का मुद्दा उठा हुआ है, देखिए इस समय क्या हो रहा है, हिजाब और किताब दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति इस चरम पे पहुंच चुकी है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि किताब पढ़ने वालों को हिजाब पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आमना बिंट बशीर बनाम CBSE 2016 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 25(1) की व्याख्या के साथ ये साफ साफ कहा है कि हिजाब उनके धार्मिक परिधानों में आता है। आप इसे क्रॉस चेक गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन किसी स्कूल में अलाउड नहीं है, तो क्या सबको आजादी दे दी जाए? ये देश विविधताओं का देश है, क्या सारे स्टूडेंट किताब छोड़ के अपने धार्मिक परिधानों को पहनकर स्कूल कॉलेज? हिजाब और किताब, मैम किताब और हिजाब आपके एक साथ देखिए, एक हर चीज स्कूल का अनुशासन सबको मानना चाहिए, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है, स्कूल की ये घटना है। कुछ और लोग पूछना चाहते हैं सवाल, आइए, क्या नाम है आपका? मेरा ये कहना है कि अगर एक लड़की हिजाब पहन के जाती है, इस पे लग रहा है, तो कल को कोई वकील कहेगा मैं कोर्ट में जो है काला कोट पहन के नहीं खड़ा हूँगा, कोई पुलिस की वर्दी में होगा वो कहेगा पुलिस की वर्दी नहीं पहनूंगा, मैं अपनी ड्रेस पहनूंगा। क्या धार्मिक उससे चलेगा क्या हमारा? आपको पढ़ाई करनी है, आगे आना है तो पढ़ाई करिए, ये क्यों पहन के जाते हैं हिजाब वगैरह? जो स्कूल की ड्रेस है वो पहन के जाएं। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज भविष्य बनाने की जगह होते हैं, पढ़ाई करने की जगह होते हैं, आगे का जीवन तय करने की जगह होते हैं, उनको इस तरह धार्मिक डिबेटों में क्यों उलझाना चाहिए? और इसको प्रियंका गांधी बीच में लेकर आई हैं। याद है उनका ट्वीट, क्या कहा उन्होंने तो बिकनी तक का जिक्र किया, कई परिधानों का जिक्र किया और कहा कि एक स्त्री के आजादी अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये स्कूल कॉलेज पर लागू होता है? बिल्कुल मैडम। क्या बात कर रहे हैं आप? बिकनी पहन के कोई स्कूल जाएगा, स्कूल कोई कॉलेज जाएगा? क्वेश्चन ट्वीट पढ़ा प्रियंका? ट्वीट स्कूल पे नहीं था, ट्वीट स्कूल पे नहीं था, न उस पे था। महिलाओं को अपने कपड़े तय करने की आजादी होनी चाहिए। तो देश में इस आजादी पर किसी ने रोक लगाई है क्या? सरकार ने रोक लगाई है क्या? देश में कोई रोक नहीं है आजादी पर। बात यह स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है और इस पर राजनीति कर रही है। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप पर आरोप लग रहा है कि आप इसे मुद्दा बना रहे हैं, पॉलिटिक्स करें। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हिजाब कौन लेकर आया और क्यों बहस आज ये हम कर रहे हैं? क्यों ये मुद्दा सबको प्रभावित कर रहा है? क्यों वो लड़कियां हिजाब पहन के यूनिवर्सिटीज में जाके प्रदर्शन कर रही है जिनके हाथ में किताब होती थी? क्या ये भी किसी टूल किट का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, आप कश्मीर की लड़कियों को देखिए जिनको बुरकों में बंद करके घरों में बंद करके रखा गया था। आज वो कश्मीर की लड़कियां चुनाव लड़ने आ रही हैं, इलेक्शंस में आगे आ रही हैं, पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, विमेन इक्वलिटी की बात करती है और आज देख सकते हैं। तो ये मैसेज देश में क्यों दिया जा रहा है कि आप हिजाब या किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी, ये देखिए सोचने वाले और जो लोग कुछ भी कहना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो लड़की जब मॉल में जाती है, जब वो अपने आइसक्रीम खाने जाती है तो वो जीन्स पहन के जाती है, वो वहाँ पे टी-शर्ट पहन के जाती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, लेकिन जब वो कॉलेज में आती है तो वो हिजाब क्यों पहनना चाहती है? क्योंकि ये एक वेल प्लान मुद्दा है और वो लोग जानबूझ कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो लड़कियां जिस प्रकार की हो, अगर वो जीन्स पहनती हैं तो उन्हें हर जगह जीन्स पहननी चाहिए। ठीक है। और कोई सवाल पूछना चाहता है? एक मिनट रुकिए, आप सवाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल है। और 2017 में बीजेपी के लोगों ने हम लोगों से BRTT 2011 वालों से वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नौकरी देंगे। पूरी 5 साल गुजर गई हैं और अभी तक कहीं अपने वादे के कोई पते नहीं है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने हम लोगों के साथ धरना दिया, हम लोग साथ धरने में बैठ के वादा किया था। उनकी वीडियो
फोटो है कि हम आपको रोजगार नहीं, उन्होंने वादे किए थे और आज पूरी 5 साल गुजर गई है, कोई वादा पूरा नहीं किया। इस पर हम इसी बीजेपी से जो जवाब चाहते हैं। जवाब लेंगे। रोजगार के लिए क्या किया, नौकरियों के लिए क्या किया, ये सवाल है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं रोजगार पे कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी पे जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है कि युवा पीढ़ी मरने को तैयार बैठी है और रुई डाले कानों में सरकार बैठी है। और जितने ज्यादा वोट से चुनाव जीते हो, अरे उससे ज्यादा जनता बेरोजगार बैठी है, उससे ज्यादा जनता बेरोजगार बैठी है। जी, क्या नाम है आपका मैडम? नीलिमा रावत। मैम, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। मैं 10 साल से सैफई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इनके यहाँ समाजवादी पार्टी में ये हो रहा है मैम कि जो कुछ नेता हैं, जो मतलब जनरल आदमी है, सफेद कपड़ों में पहन के जनता का पैसा जो है लूट लेते हैं नौकरी देने के बहाने, और वो जनता रोटी नहीं खा रही। लेकिन आप किसी दलाली नेटवर्क की बात कर रही हैं? जी, बहुत बुरी तरह से ठग चल रहा है और पैसा वापस भी नहीं करते हैं। और जो है इनका पैसा हर ऐसे लोगों से ले रहे हैं जो बेचारे अपना मकान बेच रहे हैं, रोटी खाने को नहीं है। सरकारी नौकरी दिलाने के एवज में? सरकारी नौकरी जी, और उसका मेरा नाम रचना सक्सेना है। अभी जो मैडम बात कर रही थी कि समाजवादी पार्टी, वो जनता पार्टी, आप ये बताइए 3 तलाक कौन लेकर आया? मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को भगवान की तरह मान रही हैं 3 तलाक पे। मुस्लिम महिलाओं के आए दिन गले में फंदा अटका रहता था कि कब हमको तलाक मिल जाएगा। बिल्कुल भगवान मान रही है मुस्लिम महिलाएं, डर रही है, वो अपने घरों में बोल नहीं रही है। ठीक है। तो जो यहाँ पर लोग मौजूद है यहाँ पर, इनमें बरेली की जनता भी है और साथ ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, सभी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। जो नहीं बोला है बोलेगा। आप 2 बार बोल चुके हैं, एक मिनट, हटिए। मैडम, मेरा नाम शिवम, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये भाजपा वाले अखिलेश जी ने जब लैपटॉप बांटे थे तो अखिलेश जी के लैपटॉप पर जो फोटो लगाई है भाजपा वाले, उसके मैडम मेरी सुन लीजिए, बात कर देते। तो एक बात कहना चाहूँगा मैडम, सुन लीजिए, तुम भाजपा वाले, हम सपा वाले, चलो तुम्हारी औकात देख लेते हैं। तुम लैपटॉप पे अखिलेश यादव के फोटो की बात करते थे, आज चने के नमक के पैकेट पे आपकी औकात देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी है और यहाँ उपस्थित जनता से मेरी अपील है कि यहाँ बसपा और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए नेता है, यदि आप उनसे भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो करिए, मैं उनके पास माइक लेकर जाऊंगी। लेकिन सवाल रोजगार को लेकर आया था, सवाल आया था और सवाल दलाली नेटवर्क को भी लेकर आया था। आप दोनों के पास मैं लेकर जाऊंगी। चांद खड़े रहिए, आप पीछे चलिए, आपको मुद्दे सुनाई नहीं देते क्या? हल्ला कम करेंगे तो मुद्दे सुनाई देंगे आपको। पीछे चलिए। आप रोजगार आप नहीं दे पाए क्या नौजवानों को? कह रहे हैं कि 3-3 साल 4-4 साल हो गए, नौकरियां नहीं मिल रही। जितने रोजगार या जितने भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किए अभी हमारे देश में, आप ये समझ के रखिए कि जितने एयरपोर्ट्स बने, जितने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जितना हाईवे बन रहा है, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जितने आयुष्मान में डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए, डॉक्टर्स को रोजगार मिल रहा है, इंजीनियर्स को रोजगार मिल रहा है, टीचर्स को रोजगार, पुलिस में भर्ती हुए 4.5 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किए। जितने रोजगार उत्तर प्रदेश, लेकिन हाँ, वो किसी बेईमानों को नहीं मिलेंगे, वो नकल करने वालों को नहीं मिलेंगे, वो किसी एक खास परिवार के लोगों को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ मेरिट के आधार पे मिलेंगे। अभी हमारे कॉलेजेस में टीचर्स की भर्ती हुई है, वो सिर्फ उनके मेरिट के आधार पर हुई है, एक पैसा नहीं चला, जबकि पहले पैसे दे दे के नौकरियां मांगी। चलिए, आपने ये आरोप लगाया कि पैसे दे दे के नौकरियां मांगी जाती थी या मिला करती थी, तो एक महिला है यहाँ पर, वो सैफई से आई हैं, ये सवाल समाजवादी पार्टी के लिए उठाया। उनका कहना है कि सैफई में एक ऐसा गिरोह, ऐसा नेटवर्क जो है वो मौजूद है जो सरकारी नौकरियों के नाम पे पैसे लेता है, ठगता है, और ये आरोप लगानी है कि वो समाजवादी पार्टी की तरह ही कुर्ते और लाल टोपी और वो पहन कर आता है। देखिए, परिधान ये आपको बता देना चाहूंगा, एडोल्फ हिटलर की सरकार में एक प्रोपोगंडा मंत्री होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकारी प्रोपोगंडा पे है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है 4.5 साल से, तो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति कहां से आ गया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी से रिलेटेड कपड़े पहन के इनसे ठगी करी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उन पर कार्रवाई करा के उन्हें जेल। आप हंस क्यों रहे? उन्होंने कहा
कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी जैसे कपड़े पहन के ठगी करी होगी और आप हंस दिए, क्या मतलब? निश्चित तौर पे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकारी एजेंसियों को अपना फ्रंटल बना के यूज कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स की कार्रवाई किस तरह से होती है, जीएसटी की किस तरह से होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्टिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। माफिया में टेनी नहीं होंगे, माफिया में धनंजय सिंह नहीं होंगे, ब्रजेश सिंह नहीं होंगे, सोनू सिंह नहीं होंगे, मोनू सिंह नहीं होंगे। माफिया सिर्फ ये तय करेंगे वो माफिया होगा, इनकी वॉशिंग मशीन से जो निकलेगा। तो हर तरह से मतलब सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप आप लगा रहे हैं। ये बताइए, जब बहन जी की सरकार थी तो आप लोग ये दावा किया करते थे कि बहुत सख्त प्रशासन था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज जो लड़ाई बुलडोजर को लेकर हो रही है और माफियावाद को लेकर हो रही है कि वो उनके माफिया, वो उनके माफिया, सेलेक्टिव कार्रवाई, तो ऐसे में बसपा लोगों को आश्वस्त कर रही है क्या कि अब आपकी सरकार यदि आती है तो फिर किस तरह का प्रशासन आएगा? बहन जी का जब शासन होता है तो हर व्यक्ति कानून से एकदम बेखबर होके और चलता है। और जो आज चल रहा है, बीजेपी जो कर रही है सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट बना रही है, जिससे कि एक मुस्लिम सपा की तरफ चला जाए और हिंदू। तो आप कहना चाहते हैं कि नकाब भाजपा पहना के लड़कियों को प्रोटेस्ट करने के लिए भेज रही है? बल्कि बीजेपी ही करती है ये काम, ज्यादातर बीजेपी ये काम करती है। सर, आरोप लगाने के लिए कोई आधार भी होना चाहिए। मैं आपको खारिज नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेहतर होता आप किसी उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करते। आज जो हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हिजाब का मुद्दा देख रहे हैं, 2022 में हम खड़े हैं, हम 2022 में खड़े हैं। या प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज की बात होनी चाहिए, लेकिन सियासी दल यहाँ नकाब और हिजाब की बात कर रहे हैं। मैडम, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, निपक्षा डिबेट करने का प्रयास करें। जितना समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया उतना ही समय मुझे भी मिलना चाहिए। सर, समय सारा मेरे हाथ में नहीं, जनता के भी हाथ में है। जो सवाल पूछेंगे मैं आपके पास लेकर जाऊंगी। वो सत्ता में है, हर सवाल उनसे होता है। वो सत्ता में है, वो सारे सवाल उनसे होते हैं। आपको मैं समय दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। कोई सवाल लाएगा तो मैं आपके पास। देखिए मैडम, सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे हिजाब पर बात करना उचित नहीं है, हमें विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण हो रहा है, उस महिलाओं का पीड़ित हो रही है। हाथरस का कांड आप ले लीजिए, आप अलीगढ़ का कांड आप ले लीजिए, आप मेरठ का कांड आप ले लीजिए, गिनाने के लिए अपराधों की गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भगवान पुरुषोत्तम राम श्री राम के नाम पर चोरी करना जानती है। वो जय श्री राम के नारे फर्जीवाड़ा है, ये राम के नाम पे जीत हासिल करना उनका उद्देश्य है। दूसरी बात मान्यवर खामोश रहिए, आप बोल रहे थे। सर, आपके सामने माइक है, आप बोलिए, आप ही की आवाज जाएगी। हाँ, दूसरी बड़ी बात भगवान श्री राम की बात। जहाँ तक हिसाब की बात है तो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, 2 बार बोल चुके हैं। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता मैया का चेहरा तक नहीं देखा, उनके ऊपर घूंघट रहता था। आप आज उस घूंघट को हटाने की बात कर रहे हैं। आज आपको शर्म आनी चाहिए आपको इस बात को। घूंघट कुप्रथा थी, उसे हमने खत्म किया है। इस देश में घूंघट पर्दे की बातें नहीं होंगी, यहाँ प्रोग्रेस की बात होगी। आप घूंघट की बात कैसे कर रहे हैं? सुनिए, हर धर्म की अपनी आस्था, अपना विश्वास है। आप औरतों को फिर घूंघट में लाना चाहते हैं जिस कुप्रथा को पीछे छोड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो चलिए, बरेली में इस वक्त हम उपस्थित है और बरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका एक रोड शो भी चल रहा है, जिसकी झलक हमें मिल रही है। खास बातचीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और उस रोड शो की झलक भी मिल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा बाजार इलाके से रोड शो शुरू हुआ, भारी जनता का हुजूम उनके साथ पुष्प वर्षा करता हुआ ये रोड शो चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जो है वो भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और झलक हमें मिल रही है। लेकिन बरेली की जमीन से बात यहाँ के मुद्दों पर हो रही है, प्रदेश के मुद्दों पर हो रही है, यहाँ के पॉलिटिक्स पर हो रही है। और चलिए, कुछ लोग हमारे बीच में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर अहमद है। एक मिनट, युवाओं के लिए शेर कह रहा हूँ, युवाओं के लिए शेर सुन लो, शांत रहो। पहला शेर यह है कि हवाओं इस तरह चलो कि में आपका दौरा है, अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का
भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चुनाव में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। पसंद कर रहे हैं लोग। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। देखिए साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अब माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा। सुप्रिया एरन जो कांग्रेस में थी, उन्हें सपा ने प्रत्याशी बनाया। ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब की बार सिर्फ भाजपा सरकार आएगी। दो बातें। पहली बात, अगर बीजेपी ने इतना काम किया, अगर बीजेपी ने इतना काम किया तो उन्होंने अपने 3 प्रत्याशियों के टिकट काट दिए। उन्होंने प्रत्याशियों टिकट काटने के जो दूसरा यूपी टेट, सीटेट, पेट, बीईओ, यूपीएसआई सारे पेपर लीक हुए। बच्चों ने 2018 में फॉर्म भरा, 2022 तक उन्हें जॉब नहीं मिली और उन बच्चों ने प्रदर्शन किया तो उन बच्चों को प्रयागराज में लाठी मारी गई। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में लाल फाटक पे पुल अगले सरकार मुद्दा क्या होता है? बरेली का एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पिछले 5 सालों में हमने ये देखा है कि बरेली को 24 में से 22 घंटे बिजली मिलती थी। पहले सिर्फ 12 घंटे बिजली मिलती थी। मुलायम सिंह इधर खुद आके बोल कर गए थे कि हम बिजली की दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि बिजली की समस्या बरेली की दूर हुई है। पहले 12 घंटे मिलती थी, अब 22 घंटे लाइट मिलती है। पीछे जाइए, इस तरह बेकाबू मत होइए, अनुशासन मत तोड़िए। आप बोल चुके रोजगार पे पूछ चुके हैं उनसे, उन्होंने पूछा रोजगार पे। पूछे जाइए पीछे, अनुशासन मत तोड़िए, बेकाबू मत होइए। आप मना करिए इनसे, पीछे चलिए। आप बोल चुके हैं। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस वालों से है। ये लोग ये हिजाब का जिसका ये समर्थन कर रहे हैं, क्या अगर हमारे देश के नागा साधु सन्यासी अगर स्कूल में एडमिशन लेंगे उसका समर्थन करेंगे ये लोग? पूछिए आप इनसे। जी बताइए, आप बताइए क्या सवाल है? सवाल उनका ये है कि यदि आप हिजाब का समर्थन कर रहे हैं स्कूल कॉलेजों के अंदर, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पंथ है, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनकी अलग अलग तरह की वस्त्रावली होती है या नहीं भी होती, वो प्राकृतिक रहना पसंद करते हैं। क्या उस अवस्था में भी यदि कोई स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले ले तो आप समर्थन करेंगे? स्कूल कॉलेज की बात नहीं हो रही मैडम, जिस हिजाब के समर्थन की बात हुई है वो अपनी निजी स्वतंत्रता का अधिकार है। वो तो आज भी देश में है, सरकार ने थोड़ी रोका है उसको। निश्चित तौर पर स्कूल की उसमें बात नहीं है, लेकिन जो पहनना चाहता है वो निर्णय लेगा। स्त्रियों के ऊपर कब तक दूसरे निर्णय थोपते रहेंगे? ठीक है। रोजगार को लेकर सवाल आया है। अरे आप शांत खड़े रहिए, सबसे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है। आप शोर मचाएंगे तो आपको सवाल कैसे सुनाई देगा? रोजगार को लेकर सवाल आया है। नहीं, रोजगार को लेकर सवाल आया है वो ये कि 2018 में भी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी भी भर्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। तो पेपर लीक हो जाते हैं या कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम पकड़ा जाता है तो भर्तियां लटक जाती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? और महंगाई का सवाल भी जनता पूछ रही है। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि योगी जी ने 0 टॉलरेंस नीति अपना रखी है। कहीं भी किसी अपराधी के लिए या किसी नकलबाज के लिए या किसी अपराधी की कोई जगह नहीं है। और जितने भी मैंने जैसे बताया कि जो सड़क बन रही है, आज 40 किलोमीटर प्रति डे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, 9,000 डबल मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट हो रही है। तो ये सारे जो जगह जगह काम हो रहे हैं वो लोग कौन कर रहे हैं? वो इंजीनियर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। अब जो लोग ये चाहते हैं किसी भी देश की जनता, सरकार हमारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करती है, स्किल्ड इंडिया बनाने की। ठीक है। आप विकास के दावे कर रहे हैं, आप सरकारी योजनाओं की बातें कर रहे हैं और इसी के साथ ही चुनाव एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। पब्लिक बेकाबू हो रही है या पुलिस को बीच में आना पड़ा है? पीछे हटाइए इन सबको। पब्लिक बेकाबू हो रही है या पुलिस को बीच में आना पड़ा है? लेकिन आज के लिए चुनाव एक्सप्रेस शो में बस इतना ही।
बाद वहाँ के 12 पत्थर मैदान से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।